सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम ब्रह्म राक्षस सीरीज़ को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी मुझे कमेंट आए थे कि ब्रह्म राक्षस के ऊपर सीरीज़ बनाओ, तो आज जो है हम ब्रह्म राक्षस की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक कमेंट ज़रूर से करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, शुरू करते हैं ब्रह्म राक्षस की सीरीज़ को। पीटर एक 25 साल का लड़का जो कि अपने घर में आराम कर रहा था, तभी उसका जो फ़ोन था वो बजा। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और अपना फ़ोन निकाला और देखा कि कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर का था। पीटर ने कॉल को पिकअप किया और कहा, कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों बाद याद किया आपने। और जैसे ही ये बात पीटर के ग्रैंडपा ने सुनी, तब पीटर के ग्रैंडपा ने कहा, पीटर बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर पर आ जाओ, लेकिन आते वक्त थोड़ा ध्यान रखना अपना। जैसे ही ये बात पीटर ने सुनी, तब पीटर ने कहा, हाँ मैं आता हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक तो है? और फिर पीटर के ग्रैंडफादर ने कहा, हाँ बेटा, कुछ कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ कुछ ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी आ जाओ, बाकी बातें तुम्हारे आने के बाद करेंगे। जैसे ही ये बात पीटर ने सुनी, तब पीटर खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर घर से बाहर निकला। उसने अपनी कार को गैराज से बाहर निकाला और उसके बाद अपने ग्रैंडफादर के घर के लिए निकल पड़ा। उसके ग्रैंडफादर का घर शहर से थोड़ा दूर था। उसके ग्रैंडफादर शहर से दूर रहना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें पॉल्यूशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो एक हरे भरे इलाके में रहते थे जहां पेड़ पौधे ज़्यादा थे। पीटर अपने ग्रैंडफादर के घर पहुंच ही रहा था, तभी अचानक से उसे एक सुनसान रास्ते पे किसी की आवाज़ सुनाई दी। और जैसे ही पीटर ने यह आवाज़ सुनी, तब उसने गाड़ी के साइड मिरर में देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। पीटर को काफी अजीब लगा क्योंकि जो आवाज़ थी वो उसी के पीछे से कहीं से आ रही थी, लेकिन साइड मिरर में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पीटर ने सोचा कि शायद वो आवाज़ जो थी वो सिर्फ एक वहम थी, इसलिए उसने इग्नोर किया। लेकिन वो आवाज़ फिर से पीटर को सुनाई दी। और इस बार पीटर को पूरा यकीन था कि उसे कोई वहम नहीं हुआ है। पीटर ने कार को नहीं रोका और उसके बाद सीधा वो अपने ग्रैंडफादर के घर पहुंचा। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था उस आवाज़ को सुनकर, लेकिन उसे अपने ग्रैंडफादर की सबसे ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि कॉल पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है। पीटर घर के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजा। कुछ ही देर बाद घर का दरवाज़ा खुला और उसने देखा कि उसके ग्रैंडफादर काफ़ी बीमार थे और उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पीटर के ग्रैंडफादर ने कहा, आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही ये बात पीटर ने सुनी, पीटर घर के अंदर आया और उसने अपने ग्रैंडफादर से कहा, ग्रैंडपा, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है, आखिर बात क्या है? और फिर पीटर के ग्रैंडफादर ने कहा, हाँ मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। असल में बात यह है कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है।
उसके बाद पीटर के ग्रैंडफादर ने कहा, बेटा, हमारी फैमिली की जान को खतरा है और मैं इस बात से काफी ज्यादा डरा हुआ हूं। पीटर के ग्रैंडफादर पीटर को बता ही रहे थे, तभी अचानक से घर के बाहर से वही चिल्लाने की आवाज आई। और जैसे ही पीटर ने वो आवाज सुनी, तब पीटर ने कहा, आखिर ये है किसकी आवाज? जब मैं ड्राइविंग करते हुए यहां आ रहा था तब भी मैंने ये जंगल में ये आवाज सुनी। आखिर ये है क्या? और जैसे ही ये बात पीटर के ग्रैंडफादर ने सुनी, तब और उन्होंने पीटर से कहा, बेटा, तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनी तब पीटर ने कहा, हाँ ग्रैंडपा, मैं ठीक हूं, लेकिन आखिर बात है क्या? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और ये आवाज है किसकी? क्या आप जानते हैं? और फिर पीटर के ग्रैंडफादर ने कहा, बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हें इंडिया जाना है और मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताऊंगा। तुम्हें वहां पर जाकर एक काम करना है, तभी हमारी फैमिली जो है वो बच पाएगी, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। मेरी जिंदगी तो पूरी हो गई है, अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन अभी तुम्हारे डैड की, तुम्हारे मॉम की अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली के एक भी मेंबर को कुछ भी प्रॉब्लम हो। और फिर पीटर ने कहा, इंडिया आखिर जाना क्यों है? और कैसे हमारी जान को खतरा है? आखिर कोई क्रिमिनल वगैरह हमारी जान के पीछे पड़ा है? अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए, मैं पुलिस से बात करता हूँ और सिक्योरिटी हमें मिल जाएगी। लेकिन इंडिया वहाँ जाकर एक काम करना है, ग्रैंडपा, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। पीटर और उसके ग्रैंडफादर आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से पीटर की नज़र घर की एक खिड़की पर गई, जहां पर एक बहुत ही बड़ा काला साया खड़ा था और वो तेज तेज सांसें ले रहा था। और जैसे ही पीटर ने उस बड़े से काले साए को देखा, तब पीटर ने कहा, ग्रैंडपा, आखिर वो विंडो पर क्या है? और जैसे ही पीटर के ग्रैंडपा ने उस विंडो पर देखा, तब उन्होंने भी वो काला साया नजर आया। और उसके बाद पीटर के ग्रैंडपा ने कहा, चलो यहां से, जल्दी चलो, यहां हमारी जान को खतरा है। पीटर के ग्रैंडपा पीटर का हाथ पकड़कर उसे बेसमेंट में ले गए और घर के बाहर से एक बार फिर से वही आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। पीटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे उस आवाज से काफी ज्यादा डर लग रहा था। पीटर के ग्रैंडपा ने कहा, मेरी बात सुनो बेटा, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। तुम्हें इंडिया जाना है और मैं तुम्हें 2 बॉक्स दे रहा हूं, इन्हें संभाल कर रखना। इनमें से एक बॉक्स जब तुम इंडिया पहुंच जाओ तब खोलना, और एक बॉक्स जब उस पहले बॉक्स में से जो निकली हुई चीज होगी, जब उसका काम हो जाएगा, तब उसके बाद उस दूसरे बॉक्स को खोलना, समझे? उससे पहले इन दोनों में से किसी भी बॉक्स को मत खोलना,
हाँ, समझ गए ना? अभी तुम सिर्फ इंडिया जाओ, तुम्हें इंडिया में असम जाना है। बाहर का मौसम खराब होने लगा और बिजली कड़कने लगी। पीटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके ग्रैंडपा ये सब करने के लिए क्यों कह रहे हैं। आखिर उसके ग्रैंडपा उसे इंडिया जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद पीटर को नींद आने लगी और वो बेसमेंट में पड़ा पड़ा ही सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर नहीं थे। उसने चारों तरफ अपने ग्रैंडफादर को आवाज़ लगाई, लेकिन उसके ग्रैंडफादर का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद पीटर अपने ग्रैंडफादर को ढूंढता हुआ उनके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि जो दरवाज़ा था वो बंद था। और उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो वहीं पर बुत बनकर खड़ा का खड़ा रह गया। उसने देखा कि उसके ग्रैंडफादर ने फांसी लगा ली थी और उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। पीटर ने जब अपने ग्रैंडफादर को इस हालत में देखा तब वो रोने लगा और उसने रोते हुए अपने ग्रैंडफादर को पंखे से नीचे उतारा। उसने देखा कि उनके हाथ में जो चिट्ठी थी उसमें कुछ लिखा हुआ था और उसने जब उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था सॉरी। पीटर अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अचानक उन्होंने खुदकुशी क्यों कर ली, इसकी वजह पीटर को समझ नहीं आ रही थी। बीती रात पीटर के ग्रैंडफादर भी पीटर को इंडिया जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनकी बातें कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। पीटर रो रहा था। उसने अपने डैड को फ़ोन किया और सारी बातें बताई, और जब पीटर के डैड ने ये बात सुनी तब वो भी रोते हुए घर पर आए। पीटर के ग्रैंडफादर की मौत से पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। हर कोई रो रहा था और कुछ दिनों बाद पीटर ने इंडिया जाने का फ़ैसला किया और उसने इंडिया के लिए टिकट्स को बुक कर लिया। जिस रात पीटर के ग्रैंडफादर की मौत हुई थी, उसी रात से पीटर की ज़िंदगी में काफ़ी डरावनी घटनाएं घट रही थी। उसे रात के वक्त दिन में कभी भी उसी राक्षस जैसे दानव के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है और है किसकी। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक होती थी, जिसकी वजह से पीटर कोई भी काम कर रहा होता था तो वो काम बिगड़ जाता था और पीटर काफ़ी डर जाता था। और फिर वो दिन आया जब पीटर की इंडिया के लिए फ़्लाइट थी। उसने ज़रूरत का सामान और साथ ही साथ वो 2 बॉक्स अपने साथ रख लिए जो उसके दादाजी ने उसे दिए थे। उसने दोनों में से किसी भी बॉक्स को नहीं खोला था, क्योंकि उसके दादाजी का साफ साफ हुक्म था कि जब तक वो भारत की ज़मीन पर ना पहुँचे तब तक वो पहले बॉक्स को ना खोले, और जब तक उसमें से निकली हुई चीज़ का काम पूरा ना हो जाए तब तक दूसरे बॉक्स में भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। उस दूसरे बॉक्स को भी नहीं खोलना है। पूरे सफ़र पीटर यही सोचता रहा कि आखिर वो इंडिया जा तो रहा है, लेकिन उसके दादाजी आखिर क्या कहना चाहते थे। ऐसा कौन सा काम है जो इंडिया जाकर उसे पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात, वो जो डरावनी आवाज़ थी वो आखिर थी किसकी। काफ़ी सारे सवाल पीटर के दिमाग में घूम रहे थे और पूरे सफ़र वो यही सब सोचता रहा। और आखिरकार एक लंबा सफ़र तय करने के बाद उसने भारत की ज़मीन पर कदम रखा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसने बाहर का नज़ारा देखा और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद उसने एक टैक्सी वाले के पास जाकर एक अच्छे से होटल पर उसे छोड़ देने के लिए कहा।
उस टैक्सी वाले ने पीटर को अपनी टैक्सी में बैठाया और वो टैक्सी वाला पीटर को एक पास के ही अच्छे होटल में लेकर गया, जहाँ पर पीटर ने एक कमरा बुक किया और वहाँ पर और अपना सारा सामान लेकर कमरे में पहुँच गया। उसने चैन की सांस ली और उसके बाद उसने उस बॉक्स को खोला, जिस बॉक्स को खोलने के लिए उसके दादाजी ने कहा था। उसने उस बॉक्स को खोला। उसने जैसे ही पहला बॉक्स खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली और वो चिट्ठी काफ़ी लंबी थी। पीटर ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया और उस लेटर में पीटर के दादाजी ने लिखा था, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कई सारे सवालों के बीच में छोड़ दिया है। तुम्हारे दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होंगे जिनका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैंने तुम्हें भारत भेज दिया ये बिना बताए कि आखिर भारत जाकर तुम्हें करना क्या है। मैं जानता हूँ जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे उस वक्त मैं दुनिया से जा चुका हूँगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार पर ज़रा सी भी आँच आए। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो। इस चिट्ठी के साथ साथ तुम्हें इस बॉक्स में एक नक्शा भी मिलेगा और तुम्हें इस नक्शे को लेकर असम के एक गांव में, और उस गांव का नाम है शिलोंग गांव, तुम्हें वहां पर जाना है और उसके बाद तुम्हें उस गांव में एक आदमी मिलेगा जिसका नाम विजय सिंह होगा। तुम्हें उससे मिलना है, वो तुम्हें बाकी की बातें बता देगा। अपना ख्याल रखना। शिलोंग गांव तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। रास्ते में तुम्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मेरे खून हो, तुम हर मुसीबत का सामना कर सकते हो। अब हमारी परिवार की ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में ही है। अगर तुम काम को पूरा नहीं कर पाए तब तुमने मुझे तो खो दिया, लेकिन अपने माता पिता को भी खो दोगे। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारा प्यारा ग्रैंडपा। जब पीटर ने ये चिट्ठी पढ़ी तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने आंसुओं को पोंछा और रेडी होकर वो वापस से रिसेप्शन पर गया और उसने कहा, मुझे शिलोंग गांव जाना है, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? जैसे ही ये बात उस रिसेप्शन वाले ने सुनी तब उसने कहा, शिलोंग गांव? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ तो कोई ऐसा गांव नहीं है। और फिर जब ये बात पीटर ने सुनी तब पीटर ने कहा, देखिए, शिलोंग नाम का कोई ना कोई गांव तो होगा ही, आप पता करिए ना। और फिर उस रिसेप्शन वाले ने कहा, सर मैं यहाँ 20 सालों से होटल चला रहा हूँ और यहाँ पर कोई शिलोंग नाम का गांव नहीं है। मैं इस इलाके को अच्छी तरह से जानता हूँ। पीटर को अपने दादाजी पर पूरा यकीन था, इसलिए वो होटल से बाहर निकला और उसने वहाँ पर जो टैक्सी वाले खड़े थे उनसे पूछना शुरू किया। उसने एक टैक्सी वाले से पूछा, मुझे शिलोंग गांव जाना है, क्या आपको पता है उस गांव के बारे में? और फिर उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, सर शिलोंग गांव, ऐसा कोई गांव तो यहाँ पर नहीं है। उसने कई सारे टैक्सी ड्राइवर से पूछा, लेकिन उसे कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं मिला जो कि शिलोंग गांव के बारे में जानता हो। तभी उसे एक बूढ़ा टैक्सी ड्राइवर दिखा और पीटर ने सोचा कि हो ना हो शायद उस बूढ़े टैक्सी ड्राइवर को ज़रूर शिलोंग गांव के बारे में पता होगा। पीटर उस बूढ़े टैक्सी ड्राइवर के पास गया और पीटर ने कहा, मेरे को शिलोंग गांव जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं वहाँ पर? और जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तब उसने पीटर की शक्ल देखी और कहा, शिलोंग गांव,
वहाँ पर जाना है। और फिर पीटर ने कहा, हाँ मुझे वहीं पर जाना है। और उसके बाद उस बूढ़े टैक्सी ड्राइवर ने कहा, ठीक है मैं आपको ले जाऊंगा। पीटर के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी में बैठने के बाद वो बूढ़ा आदमी टैक्सी स्टार्ट करके वहाँ से पीटर को लेकर निकल पड़ा। वो बूढ़ा आदमी पीटर को एक जंगल वाले रास्ते से लेकर जाने लगा और पीटर को लगा कि आखिर इतने घने जंगल में कौन सा गांव होता है। इसलिए उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, आप ये मुझे किस रास्ते से लेकर जा रहे हैं? जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा, आपको शिलोंग गांव ही जाना है ना? पीटर ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, तो शिलोंग गांव का रास्ता यही है, यही इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। वो गांव काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता। कई लोग तो उसका नाम भी नहीं जानते। वो गांव एक प्राचीन गांव है जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग ही जानते हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। पीटर चुपचाप सीट पर बैठा रहा और काफ़ी देर टैक्सी चलती रही और उसके बाद वो एक गांव में पहुंचे जहां काफ़ी सारे कच्चे घर थे। उस बूढ़े टैक्सी ड्राइवर ने पीटर से कहा, लो सर आ गए हम शिलोंग गांव। पीटर टैक्सी से उतरा और उसने उस गांव को देखा तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। वो सब पीटर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। पीटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। और उसके बाद पीटर ने विजय सिंह नाम के आदमी को ढूंढना शुरू किया। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या आप विजय सिंह नाम के किसी आदमी को जानते हैं जो यहाँ पर रहता है? जितने भी लोग थे सब उससे दूर भाग रहे थे, कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी वहां पर एक और बूढ़ा आदमी आया और उसने पीटर को देखकर बोला, मैं हूं विजय सिंह, बोलो क्या काम है? जैसे ही पीटर ने उस बूढ़े आदमी को देखा तब वो उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसने कहा, आपका नाम विजय सिंह है? मेरे ग्रैंडफादर जिनका नाम माइकल था, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं भारत आऊं और असम के शिलोंग नाम के गांव में मुझे एक विजय सिंह नाम का आदमी मिलेगा। और फिर विजय ने जैसे ही ये बात सुनी तब उसने पीटर की शक्ल देखी और कहा, माइकल हावर्ड। पीटर चौंक गया और उसने हाँ में सर हिलाया क्योंकि हावर्ड उसका सर नेम था और उसके ग्रैंडफादर का पूरा नाम माइकल हावर्ड था। पीटर ने उस बूढ़े आदमी से कहा, तो आप जानते हैं मेरे ग्रैंडफादर को? जिसके जवाब में उस विजय सिंह नाम के आदमी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। और पीटर ने वो नक्शा निकाला जिस नक्शे को पीटर के ग्रैंडफादर ने उस पहले बॉक्स में चिट्ठी के साथ रखा हुआ था। और पीटर ने वो नक्शा दिखाते हुए विजय सिंह से बोला, क्या आप इस नक्शे के बारे में कुछ जानते हैं? और फिर जैसे ही वो नक्शा विजय सिंह ने देखा तब विजय ने वो नक्शा देखते हुए कहा, हाँ काफ़ी अच्छी तरह से। तुम्हारे ग्रैंडपा और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मेरा मतलब है, क्या मैं सही हूँ? और फिर पीटर ने कहा, जी नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर विजय सिंह ने कहा, मुझे लगा ही था, चलो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हाँ, तो ये था ब्रह्म राक्षस सीरीज़ का पार्ट 1। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट करना मत भूलना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अब ये जो दूसरी कहानी आ रही है
ये भी एक ब्रह्म राक्षस की डरावनी कहानी है। ये सीरीज से अलग है। अगर आप सभी ने नहीं सुनी है तो ज़रूर इस कहानी को पूरा सुने, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दूसरी ब्रह्म राक्षस की कहानी को। मेरा नाम अरविंद है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि हमारे गांव में लोग देवता की नहीं बल्कि शैतानों की पूजा करते हैं। सुनने में तो अजीब है पर यही सच है। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ एक ऐसे शैतान का वास है जो कि रात के अंधेरे में लोगों का शिकार करता है। बहुत लोगों ने उस शैतान को देखने का दावा किया है। कई लोगों का कहना था कि वो शैतान दिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा और डरावना है। उसकी लाल आँखें और वो आम आदमी से काफ़ी ज़्यादा कदकाठी में बड़ा होता है और उसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। सभी गांव वाले एक बाबा के पास भी गए और उन बाबा ने बताया कि वो जो शैतान है उसे काबू करना नामुमकिन है। ये बात सुन के सारे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डरने लगे और उन्होंने पूछा कि कुछ तो उपाय होगा उस शैतान से पीछा छुड़ाने का। लेकिन उस बाबा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर उस बाबा ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि उस शैतान की पूजा करो, इसके अलावा उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। उसे नुकसान बिल्कुल मत पहुंचाने की कोशिश करना, बस उसकी पूजा करो। हर अमावस्या की रात को उसे किसी जानवर की बलि दो। उस बाबा के कहने पर उन गांव वालों ने ऐसा ही किया। हर अमावस्या की रात को शैतान को बलि चढ़ाने लगे। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन उस गांव में एक आदमी आया जो कि उसी गांव का था लेकिन रहता शहर में था। और जब उसने ये सारी बातें सुनी तो वो सारे गांव वालों का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि तुम सब गंवार हो, अंधविश्वास में भरोसा करते हो। फिर अमावस्या की रात आई और सारे गांव वाले उस शैतान को बलि देने के लिए सारे रात को एक साथ गए। लेकिन वो जो आदमी था जो कि शहर से आया था उसने कहा कि वो भी साथ में चलेगा। सारे गांव वालों ने मना किया लेकिन वो नहीं माना और वो भी गांव वालों के साथ चल दिया। गांव वाले उस शैतान की बलि को वहीं पर छोड़कर वहां से जा रहे थे, लेकिन उस आदमी ने वहीं पर रुकने का फैसला किया और गांव वालों को वहां से जाने दिया। गांव वालों का पीछे मुड़ के देखना मना था, इसलिए किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबको यही लग रहा था कि वो आदमी भी उनके साथ ही आ रहा है, लेकिन वो आदमी वहीं जंगल में रुक गया। गांव वालों के साथ वो वापस नहीं आया। जब सारे गांव वाले अपने अपने घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो आदमी जो कि शहर का था वो तो वापस आया ही नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो आदमी वहीं रुक गया है। वो उसकी जान की सलामती की दुआ मांगने लगे। कुछ ही घंटों बाद वो पागलों की तरह वो शहर वाला आदमी भागते हुए गांव वालों के पास आया और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए गांव वालों के पास आया और गांव वालों ने उससे पूछा तू कहाँ रह गया था, जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि वो वहीं पर रुक गया था। जब वो वहाँ पर रुका हुआ था तब एक 10 फुट का लंबा चौड़ा राक्षस जैसा इंसान उसके पास आया और उसने उस आदमी से पूछा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? और जब उस आदमी ने उस लंबे चौड़े शैतान को देखा तो वो वहां से भागता हुआ गांव की तरफ आ गया। सारे गांव वाले डर गए और उस आदमी के शरीर से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे उसे किसी ने नहला दिया हो। तभी अचानक से उस आदमी को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा जवान था, उसे दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है। सबको पता चल गया कि उस शैतान ने बलि को कबूल कर लिया है। सब लोग उस आदमी की लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए वहां से लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उस आदमी की लाश न जाने कहाँ गायब हो गई।
सुबह सुबह जब लोग जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस आदमी की कटी फटी लाशें उस जंगल में बिखरी हुई हैं। ये देखकर सारे लोगों के दिलों में खौफ भर गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस शैतान के बारे में जानना था। तो एक बड़े बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक गरीब माँ और उसका एक बेटा रहा करता था। वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। गांव वाले उन्हें खाना दिया करते थे और उसी खाने को खाकर वो दोनों अपना गुजारा करते थे। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन उस लड़के की माँ की मौत हो गई और उसकी माँ के मरने के बाद वो लड़का आवारा हो गया और लोगों को गांव में परेशान करने लगा। गांव का कोई भी बच्चा उस लड़के के साथ खेलने के लिए राज़ी नहीं होता था। सारे बच्चे उससे दूर भागते थे और एक दिन ऐसे ही गुस्से में उस बच्चे ने एक गांव के बच्चे का सर फोड़ दिया। और जिसका सर फूटा था उसके पिता बहुत बड़े ज़मींदार थे। उनके पास बहुत पैसा था और पैसों के दम पर उनकी गांव में बहुत चलती थी। और उस ज़मींदार ने हर किसी को मना कर दिया कि इस बच्चे को कोई खाना नहीं देगा और पूरे गांव ने उस बच्चे को खाना देना बंद कर दिया। धीरे धीरे भूख की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई, लेकिन मरते मरते वो पूरे गांव को एक श्राप देकर चला गया। उसने कहा कि आज मैं बिना खाने के मर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि जब मैं मर जाऊँगा तो मरने के बाद मैं अपनी भूख को तुम सारे गांव वालों को खाकर मिटाऊंगा। और ये श्राप देने के बाद वो लड़का मर गया। कुछ ही दिनों बाद उस जमींदार की लाश काफ़ी बुरी हालत में गांव के पास वाले जंगल में पड़ी मिली और उसके साथ साथ उस जमींदार के कई सारे रिश्तेदारों की लाश भी उसी जंगल में पड़ी मिली। और सबका यही मानना था कि उस जमींदार को उस शैतान ने ही मारा है। और तब से उस शैतान की पूजा उस गांव में की जाती है।